जय हिंद। देखिए, हम लोग इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे पदार्थ के बारे में। पदार्थ एवं उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ चुके थे कि पदार्थ कितने भागों में बांटा गया था, उसका वर्गीकरण का आधार क्या था। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ चुके थे। अब इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पदार्थ जो है, बाकी पदार्थ का जो मुख्य रूप से तीन अवस्था जो है, ठोस, द्रव एवं गैस। आखिर पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन क्यों आता है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि पदार्थ, कोई भी पदार्थ है जो ठोस से गैस क्यों बदलता है, द्रव से गैस क्यों बदलता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का क्या कारण है। आइए समझते हैं। देखिए, कोई भी पदार्थ है, जैसे पदार्थ के मुख्य रूप से जो है वो तीन अवस्था होते हैं। जैसे पदार्थ के तो इसमें पांच अवस्था होती है, लेकिन मेन जो अवस्था है वो तीन ही होते हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। इन तीनों का यूज ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि कोई भी चीज़ ठोस से गैस, द्रव एवं ये सब गैस एवं द्रव या कोई भी अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है, उसका क्या कारण है। तो कोई भी पदार्थ जो है वो या तो गलनांक के कारण या क्वथनांक के कारण या वाष्पीकरण, इन सब चीज़ों के कारण जो है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या होता है, बदलता है। तो इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए जल, इसके बारे में पढ़ते। जल एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ के तीनों अवस्था में पाया जाता है। मतलब जल जो है वो पदार्थ के तीनों अवस्था में रहता है, जैसे ठोस के रूप में भी रहता है, द्रव के रूप में भी रहता है और गैस में भी रहता है। तो जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव एवं गैस, तीनों अवस्था में। इसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में भी किए थे। जैसे देखिए, जल का जो ठोस रूप है वो बर्फ होता है। बर्फ जो है वो जल का कौन सा रूप है, ठोस रूप होता है। उसी तरह द्रव पानी जो है वो पीने वाला पानी जो है वो जल का कौन सा रूप है, द्रव, लिक्विड फॉर्म है। अब वही पानी जो है वो भाप बन जाता है, वाष्प बन जाता है, तो वह जल का कौन सा रूप हो जाता है, गैसीय अवस्था हो जाता है, तीसरा अवस्था। तो जल एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ के तीनों अवस्था में पाया जाता है। अब समझते हैं हम लोग कि देखिए, गलनांक बिंदु क्या होता है। मतलब गलनांक, कोई भी पदार्थ जो है वो गलने के कारण, गलनांक के कारण क्या होता है, गलनांक के कारण एक पदार्थ से दूसरी, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलेगा। तो इसके बारे में समझते हैं कि गलनांक क्या होता है। गलनांक बिंदु इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, जिस ताप पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उस ताप को बोला जाता है गलनांक। जैसे कोई भी ताप, कोई भी ठोस वस्तु है, कोई भी ठोस वस्तु जिस ताप पर जो है वह गल कर या पिघल कर द्रव के रूप में बदल जाता है, तो उस ताप को क्या कहा जाता है, उस ताप को बोलते हैं गलनांक। गलनांक का मतलब होता है गलना। मतलब कोई भी ठोस जो है वो कैसे गलेगा, कोई भी ठोस गलेगा कब कब गलेगा, जब उस पर क्या करेंगे, उस पर हीट देंगे, उष्मा देंगे। तो जिस ताप पर, जिस भी टेम्परेचर पर कोई ठोस, जिस ताप पर या जिस टेम्परेचर पर कोई भी ठोस पदार्थ अगर पिघल कर द्रव के रूप में बदल जाता है, तो उस ताप को क्या कहा जाता है, उस ताप को गलनांक बिंदु कहा जाता है। उस ताप को गलनांक बिंदु कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे बर्फ जो है, तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ का गलनांक कितना डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ क्या होता है, गलने लगता है, बनने लगता है, पिघलने लगता है। या उसी को बोल सकते हैं 273.16 केल्विन। सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में अगर पूछेगा तो 273.16 केल्विन। इसे 273 भी केवल लिया जा सकता है, उसको 273 एग्जैक्ट होता है 273.16 केल्विन। अब देखिए, क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है उस ताप को क्वथनांक कहा जाता है। मतलब जिस ताप पर, जिस भी टेम्परेचर पर कोई भी द्रव पदार्थ, कोई भी लिक्विड चीज क्या होता है, उबलने लगता है, तो उस ताप को क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। जैसे पानी जो है वो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। तो जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यही अगर केल्विन पूछे तो 373 केल्विन होता है। तो क्वथनांक किसे कहेंगे, जब कोई भी द्रव पदार्थ, कोई भी लिक्विड पदार्थ जिस टेम्परेचर पर उबलने लगेगा उसको क्या कहेंगे, उसे क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। देखिए, क्वथनांक जो है प्रेशर बढ़ाने से, दाब बढ़ाने से क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। दाब अगर बढ़ाएंगे, किसी चीज़ का अगर दाब बढ़ाएंगे तो उसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे मान लीजिए कुकर में दाल बनाते हैं, तो कुकर में या दाल बनाते हैं या कुकर में चावल बनाते हैं, तो कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है। कुकर में खाना बनने का जल्दी का कारण यह है कि देखिए, कुकर जो होता है वो चारों तरफ से पैक होता है। नीचे से अगर कुकर में हीट देंगे, उष्मा देंगे, तो अंदर क्या आता है, चारों तरफ से पैक होने के कारण उसमें क्या आता है, दाब बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो उसका क्वथनांक क्या होता है, जल जो है कुकर में जो पानी है उसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, जल्दी क्वथनांक भी बढ़ेगा। तो क्वथनांक बढ़ने से क्या होगा, पानी जल्दी उबलेगा, तो खाना क्या होगा, जल्दी बनेगा। तो जब भी दबाव बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा, तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, जिस कारण से क्या होता है, कुकर में खाना जल्दी बनता है। खुला बर्तन में क्या आता है, लेट से बनता है।
तो ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि दाब बढ़ाने से क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? तो बढ़ता है। दाब बढ़ाएंगे, प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। अगर दाब को घटा देंगे तो प्रेशर भी क्या आ जाएगा, दाब को घटाएंगे तो क्वथनांक भी क्या आ जाएगा, घट जाएगा। अब देखिए इसको याद रखना, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन किसे कहते हैं, इंग्लिश में मतलब सब्लिमेशन। वैसे पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाएंगे, मतलब जो ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाएगा, मतलब बीच में द्रव नहीं आएगा, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में चला जाता है, गैस में बदल जाता है, भाप बन जाता है, उड़ जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कपूर, आयोडीन। देखिए कपूर को देखेंगे, कपूर को अगर हवा में अगर खुला छोड़ दिया जाता है, ऐसे रख देते हैं, तो कपूर क्या हो जाएगा, सीधे क्या होगा, कपूर ठोस है और ठोस से सीधे क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, वो पानी नहीं बनेगा, लिक्विड फॉर्म नहीं बनेगा। तो उसी तरह आयोडीन है, तो ये सब क्या है, इसका ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। जैसे कपूर और आयोडीन जो है वो ठोस से सीधे कौन सी अवस्था में चल जाएंगे, गैसीय अवस्था में चल जाएंगे, बीच में द्रव नहीं बनेगा। अब देखिए वाष्पीकरण किसे कहते हैं। वाष्पीकरण जब कोई भी द्रव अपने क्वथनांक से नीचे किसी ताप पर भाप में बदल जाता है तो उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। देखिए जब कोई भी द्रव है, पानी लिक्विड फॉर्म में अगर कोई भी द्रव है, तो लिक्विड चीज़ है, तो क्या हो जाता है, क्वथनांक से नीचे, अपने क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर, किसी भी टेम्परेचर पर अगर भाप में बनने लगे, भाप बन जाएगा, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण जो होता है वो किसी भी टेम्परेचर पर होता है, किसी भी तापमान पर होता है, वो किसी भी तापमान पर वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण सीधा समझना है कि जब कोई द्रव जो है वो सीधे भाप बनकर, जब कोई भी द्रव अगर भाप बनकर उड़ने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अपनी क्वथनांक से नीचे तापमान पर अगर उड़ने लगता है तो उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। और वाष्पीकरण को पूछा जाता है एग्जाम में, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब वाष्पीकरण जो है अब जल द्रव से भाप जो बनने की प्रक्रिया है वो किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। देखिए पहला जो है तापमान पर डिपेंड करता है। वाष्पीकरण अगर किसी भी द्रव का अगर तापमान को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर देंगे, उसमें अगर बढ़ाएंगे तो उसका वाष्पीकरण की दर क्या होगा, बढ़ेगा, वाष्पीकरण क्या होगा, बढ़ेगा। उसी तरह तापमान बढ़ाएंगे, किसी द्रव का अगर तापमान बढ़ाएंगे, मान लीजिए पानी है तो पानी किसी बर्तन में अगर पानी दें, मान लीजिए बर्तन है, इस बर्तन में पानी भर दिया है, नीचे से अगर उष्मा दिया है, नीचे से उष्मा दिए हैं, तो ये जो है जितना ज़्यादा तापमान बढ़ेगा क्या होगा, उष्मा देने से क्या होगा, जितना भी ज़्यादा इसमें तापमान बढ़ाएंगे उतना ही जल्दी वाष्पीकरण क्या होगा, उतना ही तेज़ी से होगा। मैंने पानी जो है भाप बनकर उतना ही क्या होगा, तेज़ी से उड़ेगा। तो तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर क्या होता है, बढ़ता है, वाष्पीकरण बढ़ता है। जितना ज़्यादा गर्मी देंगे, जितना ज़्यादा उष्मा देंगे, उतना ही जल्दी क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ेगा। अब देखिए आर्द्रता के साथ क्या होता है, आर्द्रता अगर बढ़ाएंगे, किसी भी द्रव को अगर आर्द्रता बढ़ाएंगे तो आर्द्रता बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर क्या होता है, घट जाता है। आर्द्रता बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ेगा नहीं, क्या होगा, घटेगा। आर्द्रता किसे कहते हैं, हवा में उपस्थित नमी को, मतलब हवा में उपस्थित नमी को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। हवा में थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, नमी रहता है, उसको क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। मान लीजिए पहले ही से हवा में नमी है तो उसमें अगर और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण की दर क्या होगा, कम हो जाएगा, आर्द्रता में कम होगा। अब देखिए वायु की गति बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हवा की गति अगर तेज कर देते हैं कोई, तो वाष्पीकरण क्या होगा, जल्दी होगा, तेजी से और तेजी से होगा। कोई भी जैसे मान लीजिए कोई हवा चलता है, कोई मान लीजिए कपड़ा उपड़ा अगर मान लीजिए कोई धूप पे रखा जाता है सुखाने के लिए, तो जितना ज़्यादा हवा चलता है, जितना ज़्यादा हवा अगर तेज़ी से चलेगा उतना ही क्या होगा, पानी जल्दी ज़्यादा उड़ेगा, भाप बनकर उड़ेगा, कपड़ा उतना ही जल्दी क्या होगा, सूखेगा। तो जब भी पूछा जाएगा कि वायु की गति बढ़ाएंगे, हवा जितना ही ज़्यादा तेज होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही अधिक क्या होगा, वाष्पीकरण की दर क्या होगा, बढ़ेगा, भाप बन के पानी क्या होगा, जल्दी उड़ेगा। मान लीजिए कपड़ा उपड़ा सुखाने के लिए पंखा चला के छोड़ दिया जाता है, क्यों छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पंखा चलाने से क्या होगा, हवा बढ़ेगा, हवा की दर क्या होगा, हवा की दर अगर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, वाष्पीकरण तेजी से होगा, जिस कारण से कपड़ा क्या होगा, जल्दी से सूखेगा। तो जब भी वायु की गति बढ़ाएंगे, हवा जितना ज़्यादा तेज होगा उतना ही वाष्पीकरण क्या होगा, तेज होगा। अब देखिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से भी वाष्पीकरण की दर बढ़ता है। मान लीजिए कोई भी सतह का क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे, एरिया बढ़ाने से क्या होगा, वाष्पीकरण की दर क्या होगा, बढ़ता है। जैसे देखिए कैसे बढ़ता है, मान लीजिए कोई दो गो बर्तन लेता है, इसमें जल, एक बर्तन है इस तरीका का, एक
छोटा सा बर्तन है, इतना इसमें है, तो इसमें मान लीजिए जल लिए हैं, जब नीचे से उष्मा दिए हैं तो क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ रहा है, मान लीजिए इधर उड़ रहा है। और एक और बड़ा बर्तन लेते हैं इस टाइप से, एक बड़ा बर्तन है, एक छोटा सा बर्तन में रखते हैं पानी को और एक बड़ा सा बर्तन में रखते हैं। दोनों पानी मान लीजिए गर्म है, तो दोनों में सबसे अधिक ठंडा कौन होगा, पानी सबसे जल्दी जो ठंडा कौन होगा, बड़ा बर्तन वाला। जो बड़ा बर्तन वाला क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा। इसमें क्या होगा, जल्दी भाप बन के पानी क्या होगा, जल्दी से उड़ेगा। तो क्या होगा, सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। मान लीजिए एक गिलास में गर्म पानी रखते हैं और एक थरिया में रखेंगे, तो दोनों में सबसे अधिक वाष्पीकरण की दर किसमें अधिक होगा, थरिया वाला क्या होगा, सबसे अधिक वाष्पीकरण उसमें सबसे अधिक तेजी से होगा। थाली वाला जो पानी जो है वो सबसे अधिक ठंडा होगा, क्या होगा, क्योंकि इससे जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना ही भाप बन के पानी क्या होगा, जल्दी जल्दी उड़ेगा, तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए संघनन किसे कहते हैं, कंडेंसेशन, इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। जब कोई भी भाप द्रव में बदल जाता है तो संघनन कहता है। जब कोई भाप यानी जब कोई वाष्प अगर द्रव का रूप ले लेता है तो उसे संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन, कंडेंसेशन कहते हैं, उसे संघनन कहा जाता है। जैसे बादल उदल होता है, बारिश वारिश इसी से होता है, संघनन के माध्यम से ही होता है। जब जो समुद्र का पानी जो है, पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है तो क्या होता है, फिर वही पानी क्या होता है, वाष्प जो है वो ठंडा होकर क्या होता है, बादल का रूप लेके फिर से पुनः बारिश होता है। तो जब कोई भी भाप यानी जब कोई भी वाष्प जो है वह द्रव में बदल जाता है, फिर से पानी में बदल जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, संघनन कहा जाता है, उसे संघनन कहा जाता है। अब देखिए गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, लेटेंट हीट बोला जाता है इंग्लिश में। 1 केजी ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब 1 केजी ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए जितना भी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे क्या कहा जाता है, गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, उसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। अब देखिए निक्षेपण किसे कहते हैं, डिपोजिशन। जब कोई गैस ठोस में बदल जाता है तो उसे निक्षेपण कहते हैं। जब कोई भी गैस जो है, कोई भी गैस पदार्थ जो है, गैसीय अवस्था में अगर कोई भी पदार्थ है तो वह सीधे गैस से कम में बदल जाएगा। अगर सीधे गैस से ठोस अवस्था में बदल जाता है तब उसे हम निक्षेपण कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, निक्षेपण कहा जाता है। अब देखिए इसको एकदम सिंपल वे में समझते हैं, इस हिसाब से समझते हैं। मान लीजिए एक ठोस है, एक ठोस पदार्थ यहाँ लेते हैं, यहाँ ठोस है, यहाँ द्रव है, यहाँ गैस है। देखिए इसको सीधा सीधा समझना है, एकदम ईजी है। देखिए ठोस से जब कोई भी ठोस पदार्थ जो है वो द्रव में बदलेगा, जब कोई भी ठोस कहाँ बदलेगा, द्रव में। जब कोई भी ठोस जो है वो द्रव में बदलेगा तो क्या कहा जाएगा, गलनांक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, गलनांक। जब कोई भी ठोस पदार्थ को पिघलाकर अगर द्रव में बदल जाता है, पिघलकर, तो उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहा जाता है। ऐसे समझिए, कोई भी ठोस पदार्थ को जिस ताप पर कोई ठोस को कुछ में बदल जाएगा, द्रव में। जिस भी ताप पर कोई भी ठोस जो है वह द्रव में बदल जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। अब जस्ट इसके उल्टा देखिए, जब कोई ठोस पदार्थ को अगर द्रव में बदलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए उसे क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। और जस्ट इसके उल्टा समझिए, जब कोई द्रव यानी पानी जो है वो ठोस में बन जाएगा, द्रव जो है वो ठोस में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं, हिमांक कहेंगे। और क्या आ जाएगा, हिमांक हो जाएगा। अब इसको देखिए, जब कोई द्रव जो है वो गैस में बदल जाएगा, जब कोई भी द्रव यानी पानी जो है वो सीधे गैस में बदल जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। जब कोई भी द्रव जो है वो भाप बन के उड़ता है तो उसे क्या कहता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। अब इसके उल्टा जस्ट देखिए, कोई भी जब गैस अगर द्रव में बदलेगा तो जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संघनन हो जाएगा, संघनन। अब देखिए, जब इसको देखिए, कोई भी ठोस पदार्थ अगर ठोस से सीधे गैस में बदलेगा तो उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। ठोस से सीधे गैस में बदलेगा तो ऊर्ध्वपातन। अगर इसके उलट दीजिए, गैस से अगर सीधे ठोस में बदलेगा तो उसे क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। गैस से ठोस से निक्षेपण। अब देखिए एक बार फिर से समझते हैं इसको, जब ठोस पदार्थ द्रव में बदलेगा तो उसे क्या कहेंगे, गलनांक। ठोस से द्रव में बदलना, गलनांक। और द्रव से ठोस में बदलना, हिमांक। द्रव से ठोस में बदलेगा तो हिमांक। और द्रव से अगर गैस में बदलेगा तो वाष्पीकरण। और गैस से अगर सीधे द्रव में बदलता है तो संघनन। और ठोस से अगर सीधे गैस में बदलेगा तो ऊर्ध्वपातन। और गैस से अगर ठोस अवस्था में बदल जाता है उसे निक्षेपण कहा जाता है। इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ जाएंगे। देखिए अब इसमें हमेशा जो है टेम्परेचर, इसके बारे में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं केल्विन में तीनों में संबंध पूछा जाता है। देखिए कोई भी तापमान को इन्हीं तीनों में मापा जाता है, या तो आप सेल्सियस में माप सकते हैं, या फ़ारेनहाइट में, या केल्विन में। इन्हीं तीनों में कोई भी टेम्परेचर को मापा जा सकता है। इन तीनों में संबंध होता है C/5 यानी C से सेल्सियस। C/5 बराबर 1 - 32/9
बराबर के माइनस 273/5। सी से सेल्सियस है, एफ से फ़ारेनहाइट, के से केल्विन है। इन तीनों का संबंध हमेशा पूछा जाता है, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। देखिए एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तापमान बताइए। कोई पूछेगा 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है तो उसको फ़ारेनहाइट में कितना तापमान होगा। तो इस फॉर्मूला पर आप डायरेक्ट रख सकते हैं। देखिए सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट में पूछा है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन, ये दोनों को क्या करेंगे, उठा लेंगे इस फॉर्मूला से, लिख देंगे C/5 बराबर 1 - 32/9, इतना लिख देंगे। अब देखिए सी के जगह पर सेल्सियस कितना देगा, 50 डिग्री सेल्सियस बट्टे 5, 1 - 32/9। देखिए इसको डायरेक्ट कर देंगे, 5 है 50, 10 हो गया है, यहाँ लिख देंगे 10/1, एक स्टेप और लिख देता है, 1 - 32/9। तीसरा तीर से गुना करेंगे, 1 - 32 बराबर 10, 9 90 हो जाएगा। यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाकर जुड़ जाएगा 90 और इधर जाएगा माइनस 2 साइड, तब प्लस में हो जाएगा। 90 और 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 9 3 12, 122। यानी एक फ़ारेनहाइट में इसका तापमान कितना हो गया, 122 हो गया। इस तरीक़ा से इस फार्मूला पे कोई भी अगर पूछा गया तो हमेशा दो गो चीज़ दिया हुआ रहेगा तो एक निकालने देगा। इन दोनों में से कोई अगर सेल्सियस दिया हुआ तो केल्विन पूछ रहा था, इन दोनों का फार्मूला ले लेंगे। इस पर हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए इसके बारे में उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।